उन दिनों हीरालाल और मैं अक्सर शाम को घूमने जाया करते थे। शहर की गलियां लांघकर शहर के बाहर खेतों में निकल जाते थे। हीरालाल को बातें करने का शौक था और मुझे उसकी बातें सुनने का शौक था। वो बातें करता तो लगता जैसे जिंदगी बोल रही हो। उसके किस्से कहानियों का अपना फलसफाना रंग होता। लगता जो कुछ किताबों में पढ़ा है सब गलत है। व्यवहार की दुनिया का रास्ता ही दूसरा है। हीरालाल मुझसे उम्र में बहुत बड़ा तो नहीं है, पर उसने दुनिया देखी है। बड़ा अनुभवी और पैनी नजर का आदमी है। उस रोज हम शहर की गलियां लांघ चुके थे और बाग की लंबी दीवार को पार कर ही रहे थे जब हीरालाल के परिचय का एक आदमी उससे मिल गया। हीरालाल उससे बगलगीर हुआ, बड़े तपाक से बतियाने लगा। फिर मुझे संबोधन करके बोला, आओ मैं तुम्हारा परिचय कराऊं। ये शुक्ला जी हैं। और गदगद आवाज में कहने लगा, शहर में चिराग लेकर भी ढूंढने जाओ तो इन जैसा नेक आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। शुक्ला जी के चेहरे पर विनम्रतावश हल्की सी एक लाली दौड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़े और एक धीमी सी झेप भरी मुस्कान उनके होठों पर कांपने लगी। इतना नेक सीरत आदमी ढूंढे भी नहीं मिलेगा। जिस ईमानदारी से इन्होंने जिंदगी बिताई है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। चाहते तो महल खड़े कर लेते, लाखों रुपया इकट्ठा कर लेते। शुक्ला जी और ज्यादा झेंपने लगे। तभी मेरी नजर उनके कपड़ों पर गई। उनका लिबास सचमुच बहुत सादा था। सस्ते से जूते, घर का धुला पाजामा, लंबा बंद गले का कोट और खिचड़ी मूछें। मैं उन्हें हेड क्लर्क से ज्यादा का दर्जा नहीं दे सकता था। जितनी देर इन्होंने सरकारी नौकरी की, एक पैसे के रवादार नहीं हुए। अपना हाथ साफ रखा। हम दोनों एक ही साथ नौकरी करने लगे थे। ये पढ़ाई के फौरन बाद ही कंपटीशन में बैठे थे और कामयाब हो गए थे और जल्द ही जज होकर फिरोजपुर में नियुक्त हुए थे। मैं भी उन दिनों वहीं पर था। मैं प्रभावित होने लगा। शुक्ला जी अभी भी लगाते हाथ जोड़े हुए खड़े थे। अपनी तारीफ सुनकर सिकुड़ते जा रहे थे। पर इतनी सी बात तो मुझे भी खटकी कि साधारण कुर्ता पाजामा पहनने वाले लोग आमतौर पर जज या मजिस्ट्रेट नहीं होते। जज होता तो कोट पतलून होती, 2-3 अर्दली आसपास घूमते नजर आते। कुर्ता पाजामा में भी कहीं कोई न्यायाधीश हो सकता है। इस झेप, विनम्रता और प्रशंसा में ये बात तो रही गई कि शुक्ला जी अभी कहाँ रहते हैं। क्या वो रिटायर हो गए या अभी भी सरकारी नौकरी करते हैं? खैर, उनका कुशल क्षेम पूछकर हम लोग आगे बढ़ गए। एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। ईमानदार आदमी क्यों इतना ढीला ढाला होता है? क्यों हर वक्त झेपता और सकुचाता रहता है? शायद इसलिए ये दुनिया पैसे की है। जेब में अगर पैसा हो तो आत्मसम्मान की भावना भी आ जाती है, पर सस्ते जूते और घर का धुला पाजामा हो तो दामन में ईमानदारी भरी रहने पर भी आदमी हर वक्त झेपता और सकुचाता रहता है। शुक्ला जी ने अगर धन कमाया होता, चाहे बेईमानी से कमाया होता, तो उनका चेहरा दमकता, हाथ में अंगूठी दमकती, कपड़े घम घम करते, जूते चमचमाते। खैर, हम चल दिए। बाग की दीवार पीछे छूट गई। हमने पुल पार किया और शीघ्र ही प्रकृति के विशाल आंगन में पहुंच गए। सामने
सामने हरे भरे खेत थे। दूर नीलिमा की झीनी चादर ओढ़े छोटी छोटी पहाड़ियां खड़ी थी। हमारी लंबी सैर शुरू हो चुकी थी। ऐसे माहौल में हीरालाल की बातों में दार्शनिकता की पुट आ ही जाती है। एक प्रकार की तटस्थता, कुछ कुछ वैराग्य के साथ, मानो प्रकृति की विराट पृष्ठभूमि के आगे मानव जीवन के व्यवहार को देख रहा हो। थोड़ी देर हम चुपचाप चलते रहे। फिर हीरालाल ने अपनी बांह मेरी बांह में डाल दी और धीमे से हंसने लगा। सरकारी नौकरी का उसूल ईमानदारी नहीं है, दफ्तर की फाइल है। सरकारी अफसर को उसी फाइल के मुताबिक चलना चाहिए। हीरालाल मानो अपने आप से बातें कर रहा था। वो कहता गया, उसे इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है और कौन क्या कहता है। बस ये देखना चाहिए कि फाइल में क्या कहती है। ये तुम क्या कह रहे हो हीरालाल? मुझे हीरालाल का तर्क बड़ा अटपटा सा लगा। हर सरकारी अफसर का फर्ज है कि वो सच की जांच करे। फाइल में तो अनसलिट भी लिखा रह सकता है। ना 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 ना, फाइल का सच ही उसके लिए एकमात्र सच है। उसी के अनुसार सरकारी अफसर को चलना चाहिए, ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर। उसे ये जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये उसका काम नहीं है। बेगुनाह आदमी बेशक किस तरह है। हीरालाल ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत वो इन्हीं शुक्ला जी का एक किस्सा सुनाने लगा। शायद इन्हीं के बारे में सोचते हुए उन्होंने ये बात कही थी। जब ये आदमी फिरोजपुर में आया तो मैं भी उन दिनों वहीं पर था। ये उसकी पहली नौकरी थी। यह आदमी सचमुच इतना नेक, इतना मेहनती, इतना ईमानदार था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। सारा वक्त उसे इस बात की चिंता लगी रहती कि उसके हाथ से किसी बेगुनाह को सजा ना मिल जाए। फैसला सुनाने से पहले इससे भी पूछता, उससे भी पूछता कि असलियत क्या है, दोष किसका है, गुनहगार कौन है। मुल्जिम तो चैन की मीठी नींद सोता रहता और जज की नींद हराम हो जाती। अगर मैं भूल नहीं कर रहा तो इसने अपनी मां को वचन दिया था कि वो कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं देगा। ऐसी ही कोई बात इसने कभी मुझे सुनाई थी। छोटी उम्र में सभी आदर्शवादी होते हैं। वो जमाना ही आदर्शवाद का था। मैंने जोड़ा। हीरालाल कहीं जा रहा था। आधी आधी रात तक ये निचले पड़ता और मेज से चिपटा रहता था। उसे ये डर खाया जा रहा था कि उससे कहीं कोई भूल ना हो जाए। एक एक केस को बड़े ध्यान से जांचा करता था। फिर यूं हाथ झटक कर और सिर टेढ़ा करके मानो इस दुनिया में सच क्या है और गलत क्या है इसका अंदाजा लगाना कभी संभव ना हो। हीरालाल कहने लगा, उन्हीं दिनों फिरोजपुर के नजदीक एक कस्बे में एक वारदात हो गई थी। मामला जिला कचहरी में आया। मामूली सी वारदात थी। कस्बे में रात के वक्त कुछ लोगों ने एक राह जाते मुसाफिर को पीट दिया था और उसकी टांग तोड़ दी थी। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिए थे। और हाँ, और मामला इन्हीं शुक्ला जी की अदालत में पेश हुआ था। आज भी ये सारी घटना मेरी आंखों
रिपोर्ट थी कि जैलदार ने अपने लठैत भेजकर उस राहगीर को पिटवाया है। मारने वालों में खुद जैलदार भी शामिल था, साथ में उसका जवान बेटा और कुछ अन्य लठैत भी थे। अब मामला यहां रफा दफा हो जाता अगर उस राहगीर की टांग ना टूट गई होती। मामूली मारपीट की तो पुलिस परवाह भी नहीं करती, पर इस मामले को पुलिस नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। गवाह पेश हुए, पुलिस ने तहकीकात की और पता यही चला कि जैलदार ने अपने लठैत भेजकर उस राहगीर को पिटवाया है। मारने वाले उसे अधमरा समझकर छोड़ गए थे। 3 महीने तक केस चलता रहा। केस में कोई उलझन, कोई पेचीदगी नहीं थी, पर हमारे शुक्ला जी को चैन कहा। उधर जैलदार को हिरासत में लिए जाने पर, हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था, कस्बे भर में तहलका सा मच गया। हाँ, तुम जैलदार को जानते हो ना? जैलदार का काम मालगुजारी को करना होता है। गांव में उसकी बड़ी हैसियत होती है, जो वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता। जब फैसला सुनाने की तारीख नजदीक आई तो शुक्ला जी की नींद हराम। कहीं किसी बेगुनाह को सजा न मिल जाए, कहीं कोई गलत आदमी मारा ना जाए। उधर पुलिस तहकीकात कर रही थी, इधर शुक्ला जी ने अपनी प्राइवेट तहकीकात शुरू कर दी। इससे पूछ, उससे पूछ, और फैसला सुनाने से एक दिन पहले ये सज्जन उस कस्बे में जा पहुंचे और वहां के तहसीलदार से जा मिले। वो उनकी पुरानी जान पहचान का था और पूछा, हाँ भाई बताओ, तुम तो कस्बे के अंदर रहते हो, तुमसे तो कुछ छिपा नहीं रहता है। तहसीलदार ने जब देखा कि जिला कचहरी का जज चलकर खुद उसके पास आया है और जज का बड़ा रुतबा होता है, तो उसने अंदर की सारी सही बात शुक्ला जी को बता दी। और शुक्ला जी को पता चल गया कि सारी कारस्तानी कस्बे के थानेदार की है, सारी शरारत उसी की है। उसकी कोई पुरानी अदावत जैलदार के साथ थी और वो उसका बदला लेना चाहता था। एक दिन उसने अपने लठैत भेजकर एक राहगीर को पिटवा दिया, उसकी टांग तोड़वा दी और बदले में जैलदार और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया। एक के बाद एक झूठी गवाही। कस्बे के थानेदार की मुखालफत कौन करे, किसकी हिम्मत? तहसीलदार ने शुक्ला जी को सिर्फ इतना कहा, मैं और तो कुछ नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि जैलदार बेगुनाह है, उसका इस पिटाई से दूर का भी वास्ता नहीं है। वहां से लौटकर शुक्ला जी तो एक जगह और भी गए, जहां भी गए जैलदार की तारीफ सुनी। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि मुकदमा झूठा है, तो उसने घर लौटकर अपने पहले फैसले को बदल दिया और दूसरे दिन अदालत में अपना नया फैसला सुना दिया और जैलदार को बिना शर्त रिहा कर दिया। उस दिन वो मुझे क्लब में मिला। वो सचमुच बड़ा खुश था। बहुत दिनों बाद उसे चैन नसीब हुआ था। बार बार भगवान का शुक्र कर रहा था कि वो अन्याय करते करते रह गया। उससे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी। ये तो मुझे अचानक ही सूझ गया और मैं तहसीलदार के पास जा पहुंचा। वरना मैंने तो अपना फैसला लिख भी डाला था। उसने कहा, हीरालाल की बात सुनकर मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। अब शुक्ला जी
मेरे नजरों में मैले कपड़ों और सस्ते जूतों में एक ईमानदार इंसान ही नहीं था, बल्कि एक गुर्दे वाला, जिंदा दिल और जीवन वाला व्यक्ति भी था। उन्हें बाग की लंबी दीवार के पास खड़े देखकर मेरे दिल में जो अनुकंपा सी उठी थी वो जाती रही। अब मेरा दिल उनके प्रति श्रद्धा से भर उठा। हमें सचमुच ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो मामले की तह तक जाए और निर्दोष को आज तक न आने दे। खेतों की मेड़ों के साथ साथ चलते चलते हम बहुत दूर निकल आए थे। वास्तव में उस सफेद बुद्ध तक जा पहुंचे थे जहां से हम अक्सर दूसरे रास्ते से मुड़ने लगते। फिर जानते हो क्या हुआ? हीरालाल ने बड़ी आत्मीयता से कहा, कुछ भी हुआ हो हीरालाल, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि वो आदमी जीवन वाला और ईमानदार है, अपने उसूल का पक्का रहा। अरे सुनो सुनो, एक उसूल जमीन का होता है, दूसरा फाइल का। हीरालाल ने दानिशमंदों की तरह सिर हिलाया और कहने लगा, आगे सुनो। फैसला सुनाए जाने की देर थी कि थानेदार तो जैसे तड़प उठा, उसे तो जैसे सांप ने डस दिया। चला था जयदार को नीचे दिखाने। उल्टा सारे कस्बे के लोग उसकी लानत मलामत करने लगे, चारों ओर थू थू होने लगे। उसे तो उल्टे लेने के देने पड़ गए थे, पर वो भी पक्का घाड़ था। उसने आप देखा न था, सीधा डिप्टी कमिश्नर के पास जा पहुंचा। जहां डिप्टी कमिश्नर जिले का हाकिम होता है, वहां थानेदार कस्बे का हाकिम होता है। डिप्टी कमिश्नर से मिलते ही उसने अपने हाथ बांध लिए, हुजूर मेरी इस इलाके से तब्दीली कर दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कारण पूछा तो बोला, हुजूर यहाँ के लोगों को काबू में रखना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ चोर डाकू बहुत है, बड़ी मुश्किल से काबू में रखे हुए हूँ हुजूर। मगर हुजूर एक बात बोलूं, जहाँ जिले का जज ही रिश्वत लेकर शरारती लोगों को रिहा करने लगे, वहां मेरी कौन सुनेगा? कस्बे का निजाम चौपट हो जाएगा। उसने अपने ढंग से सारा किस्सा कह सुनाया। डिप्टी कमिश्नर सुनता रहा। उसके लिए ये पता लगाना कौन सा मुश्किल काम था कि किसी अफसर ने रिश्वत ली है या नहीं ली है, कब ली है, किससे ली है। थानेदार ने साथ में ये भी जोड़ दिया, हुजूर फैसला सुनाने से एक दिन पहले जज साहब हमारे कस्बे में तशरीफ लाए थे। डिप्टी कमिश्नर ने बड़े सोच विचार कर कहा, हम निश्चित देखेंगे, तुम मुकदमे की फाइल मेरे पास भिजवा दो। थानेदार की तो बाँछें गिर गई। वो यही चाहता था। उसने झट से फिर हाथ बांध दिए, हुजूर एक और अर्ज है, मिस्र पढ़ने के बाद अगर आप मुनासिब समझे तो इस मुकदमे की हाई कोर्ट में अपील दायर करने की इजाजत दी जाए। आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। डिप्टी कमिश्नर ने फाइल मंगवा ली, शुरू से आखिर तक एक एक कागज दे गया, सारी गवाहियां दे गया, एक एक कानूनी नुक्ता दे गया। उसने पाया कि फैसला सचमुच बदला गया है। कागजों के मुताबिक तो जयदार मुजरिम निकलता था। उसे थानेदार की मांग जायज लगी कि हाई कोर्ट में अपील दायर करने की इजाजत दी जाए। चुनाचे उसने इजाजत दे दी। फिर क्या? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब तो डिप्टी कमिश्नर को भी शुक्ला की ईमानदारी पर संदेह होने लगा। कहते कहते हीरालाल अचानक चुप हो गया। धूप कब की ढल चुकी थी। चारों ओर शाम की
अपूर्ण साए उतरने लगे थे। मुझे लगा हीरालाल मानो इस घटना के बारे में ना सोचकर किसी दूसरी ही बात के बारे में सोच रहा। ऐसे चलती है व्यवहार की दुनिया। मुकदमा हाई कोर्ट में पेश हुआ। हाई कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। जयकार को फिर से पकड़ लिया गया और उसे 3 साल की कड़ी कैद की सजा मिल गई। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में शुक्ला पर लापरवाही का दोष लगाया और उसकी न्यायप्रियता पर भी संदेह प्रकट किया। इस एक मुकदमे से शुक्ला जी का दिल टूट गया। उसका मन ऐसा खट्टा हुआ कि उसने जिले से तब्दीली कराने की दरखास्त दी। इस एक फैसले से वो जिले भर में काफी बदनाम भी होने लगा। सभी कहने लगे रिश्वत लेता है। फिर क्या, उसके बाद 5-6 सालों तक वो उसी महकमे में घिसटता रहा। उसका प्रमोशन हुआ रहा। इसीलिए कहते हैं कि सरकारी अफसर को फाइल का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। फाइल जो कहे वही सच है, बाकी सब झूठ है। अंधेरा घिराया था। हम अंधेरे में ही धीमे धीमे शहर की ओर लौटने लगे थे। मैं समझ सकता हूं कि शुक्ला के दिल पर क्या बीती होगी। वो कितना हतबुद्धि और परेशान रहा होगा। वो जो न्यायप्रियता का वचन अपनी मां को देकर आया था, फिर क्या हुआ? जज छोड़कर शुक्ला जी कहां गए? अध्यापक बन गया और क्या। एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगा। बड़ा कामयाब अध्यापक बना। आदर्शों और सिद्धांतों की दुनिया में ही एक ईमानदार इंसान इत्मीनान से रह सकता है। ईमानदार